चलिए, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ फाइंडर पे। लास्ट टॉपिक में हम क्या देख रहे थे? डच और डेन्स को देख रहे थे ना, कि डच और डेन्स के बारे में पढ़ लिए थे। फिर उसके पहले पोर्टुगीज़ के बारे में जान लिए थे यूरोपियन एरा में। आज हम जानते हैं फ्रेंच के बारे में, फ्रांस के पीपल्स के बारे में, कैसे वो राजस्व अपना स्थापित किए थे यहाँ पे और कैसे धीरे धीरे टेरिटरीज़ को अपने अधीन लेते चले गए। ये सब कुछ आज हम जानते हैं। देखिए, आपको यहाँ एक चीज़ क्लियरेंस करना चाहता हूँ। अपने हिस्ट्री में अगर यूरोपियन एरा बोले तो 4 ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। बहुत लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी से सिर्फ एक ही नाम याद आता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बट मेनली वहाँ 4 ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती, होते तो 5, लेकिन मुख्यतः मेन 4 थी। पहली थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दिस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो 4 थे बहुत बड़े थे, बाकी छोटे छोटे थे, डेन्स टाइप के, डुप्लेक्स टाइप के, बहुत छोटे छोटे थे। उन सब का महत्व नहीं था, पर इन 4 में हमेशा लेवलली चलते रहती थी आपसी मतभेद, दुश्मनी, ऐसा हमेशा चलते रहता था। तो देखिए, पोर्टुगीज़ के साथ तो इंग्लिश का मैरिज अलायंस हो गया था, और पोर्टुगीज़ 4 में से एक कौन, पोर्टुगीज़ कट, ये निकल गए यहाँ से। बचे 3, इंग्लिश, डच और फ्रेंच। डच हमने लास्ट वीडियो में देखी, डच भी इंडिया से एक एग्रीमेंट के तहत आउट हो गया। तो अब क्या बचे? इंग्लिश और फ्रेंच। चलिए आज फ्रेंच को देखते हैं, ये भी आउट हो जाते हैं थोड़े समय बाद। और फिर होता है ब्रिटिश राज्य की स्थापना इंडिया में, जो ब्रिटिश बोलते हैं, जिन ब्रिटिश से हमने आज़ादी पाई, उन ब्रिटिश, क्योंकि अकेला फिर वो बचता है, सब आउट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं, फ्रेंच की शुरुआत करते हैं। और पुराने जो मैंने पोर्टुगीज़ और इसके ऊपर बताए हैं आपको, उसका मैंने लिंक दिया हुआ है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लीजिएगा अगर हो सके तो वो वीडियोस भी, पोर्टुगीज़ और डच और डेन्स का, तो अच्छा हो जाएगा, पूरा क्लियरेंस हो जाएगा। फिर भी चलिए फ्रेंच देखते हैं आज, फ्रेंच का क्या था। फ्रेंच देखिए, दे अपीयरेंस वाज लेट ऑन द इंडियन कोस्ट, ये सबसे लेट आए थे। ये मतलब पोर्टुगीज़ में, जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहले कौन आए थे? तो पोर्टुगीज़ आए थे, फिर इंग्लिश मैंस आए थे, फिर डच मैंस आए थे, और फिर डेन्स आए थे, फिर डुप्लेक्स आए थे, और फिर आए थे ये अपने फ्रेंच। और फ्रेंच वाज द लास्ट, ये लास्ट यूरोपियन कंट्री के थे जो आए थे इंडिया में, ये लास्ट थे, इनके बाद कोई नहीं आया जो कि ट्रेड करने के लिए, ट्रेड करने के मकसद से, अगर जैसे कंपनी लगा के, फैक्ट्री लगा के ट्रेड करने के मकसद से आखिरी में ये आए थे, सबसे लास्ट। और ट्रेड किया, ये आए थे रूल करने के लिए। इनकी जैसे मैंने अपनी मंशा होती है, इंग्लिश पीपल्स, फ्रेंच पीपल्स की मंशा थी रूल करना, लेकिन डच और डेन्स पीपल की मंशा थी ट्रेड करना। तो मंशा का भी यहाँ हो जाता है कि मतभेद की किसकी क्या मंशा है। तो इनकी मंशा थी हमेशा से रूल करना, रूलिंग करना, और इनके कार्यकाल में बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। ये देखते हैं। सो लास्ट यूरोपियन, और ये आए कब थे? तो आए कब थे, देखिए, ये लुइस 14 जब वहाँ के किंग थे फ्रांस के, उनके कार्यकाल में एक अभियान चलाया गया। उस अभियान का नाम था, फ्रांस की फ्रेंच भाषा में बोले तो, फ्रेंच भाषा में उन अभियान का नाम था कैंपेनी डेस इंडिस ओरिएंटल्स। ये फिर से देखिए, कैंपेनी डेस इंडिस ओरिएंटलिस, इसका सीधा मतलब होता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, एक लाइन में। ये वहाँ की फ्रेंच भाषा में होता है, वो जो मैंने आपको बताया। और ये इसका फाउंडेशन कैसे रखा गया, इसकी नींव रखी किसने? तो इसकी नींव रखी कोलबेल्ट ने। कोलबेल्ट जो थे, ये लुइस 14 के खास मंत्री थे और बहुत फेमस मंत्री थे 1664 में। तो सबसे नींव क्या, और ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव इन्होंने रखी थी कि चलिए हमको इंडिया में अब एक कंपनी इस्टेब्लिश करनी है। और ये 64 में इसकी नींव यहाँ फ्रांस में नहीं, इसकी नींव इंडिया में नहीं, फ्रांस में रखी गई थी, कि मतलब पेपर वर्क्स करके सब लोग निकल रहे थे। ये हुआ था वहाँ। लेकिन हुआ ये कि यूरोप ने सोचा, फ्रेंच ने सोचा कि पहले हम चलते हैं मडगास्कर के आइलैंड्स पे, फर्स्ट एम्बिशियस, इनका फर्स्ट एम्बिशन था मडगास्कर के आइलैंड्स। तो ये वहाँ गए, वहाँ कॉलोनी स्थापित करने की जोरों शोरों से कोशिश की, और उसको कब्जा पाए रखने की बहुत कोशिश की। बहुत सारे पैसे,
मनी और रिसोर्सेस बहुत सारे लगाए मदगास्कर के कॉलोनीज को अपना रिवाइव करने के लिए, बचाने के लिए, एकदम हम पकड़ बना के रखने के लिए। तो उसी चक्कर में बहुत सारे पैसे गए इनके, लेकिन फेल हो गए वो लोग ऐसा उनको बचा नहीं पाए। और तब इसके बाद उन्होंने अपना रुख इंडिया की तरफ कर लिया। वहाँ से फ्रेंच से ये लोग निकले थे ईस्ट इंडिया कंपनी का नारा लेके कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मिशन, हमको जाना है कहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी में, कंपनी का सेटलमेंट करने के लिए इंडिया में। लेकिन इन्होंने फिर अपना एम्बिशन बदला, बोला कि चलिए मदगास्कर चलते हैं, पहले वहाँ देख लेते हैं। तो वहाँ वो लोग फेल हो गए, तब इंडिया आए। चलिए अभी इंडिया जब आए थे, इंडिया कब आए थे, 1667 में इन लोगों ने इंडिया की तरफ अपना रुख किया। और किसकी अगुवाई में, तो फ्रैंकोइस मार्टिन, इसकी अगुवाई में इन्होंने इंडिया की तरफ अपना रुख किया। और एक फैक्ट्री सेट की, कहाँ पे, सूरत में। सूरत में एक फैक्ट्री लगा दी वहाँ पे फ्रैंकोइस ने, कर दिया फैक्ट्री सूरत में। और फिर क्या किया, उसके बाद बहुत सारे और फैक्ट्रीज भी स्टैब्लिश किए। लेकिन जो फैक्ट्री इन लोगों ने सूरत में लगाई, इसमें बहुत रुकावट आई थी उनको, बहुत सारा विरोध झेलना पड़ा लोकल्स का, लेकिन किसी भी तरह इन्होंने फैक्ट्री लगा ली। और फिर इसके बाद हुआ ये कि एक यहाँ के मरकारा मरकारा नाम के एक थे, जो एक पर्शियन थे, जिन्होंने अपना पूरा फ्रेंच के हवाले कर दिया था पूरी ज़िंदगी कि हम फ्रेंच सेवा में बिताएंगे, ये सब करेंगे। कि उनका नाम था मार्टिन करके नाम था उनका। उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई मसूलीपट्टनम में, यहाँ मसूलीपट्टनम में 1669 में उन्होंने एक फैक्ट्री लगा दी। वो भी फ्रेंच के अंडर ही आया, क्योंकि जिन्होंने ये फैक्ट्री लगाई मरकरा ने, वो भी फ्रेंच के लिए ही पूरी तरह से समर्पित थे। तो एक दूसरी फैक्ट्री हो गई इनकी मसूलीपट्टनम में, पहली फैक्ट्री होगी सूरत में। और फिर 1673 में इन लोगों ने अब फैक्ट्रीज के साथ साथ टाउनशिप इस्टेब्लिश करने का मन बना लिया इन्होंने, कि हमको अब टाउनशिप मतलब शहर इस्टेब्लिश करना, अपने लोकल लोगों को यहाँ बसाना, पूरा एक शहर की तरह रहना, यहाँ पे आम कल्चर में, जीवन में कॉलोनी लगाना। लेकिन ये इन्होंने परमिशन से किया। इन्होंने क्या किया, शेष्टा खान से परमिशन लिया इस काम के लिए, जो कि कौन थे, वो मुगल सूबेदार थे, बंगाल के मुगल सूबेदार थे। उनसे उन्होंने परमिशन ली और इस्टेब्लिश किया अपना टाउनशिप। कहाँ पे, चंडरनागौर का, जो कि है कलकत्ता के पास। यहाँ पे इन्होंने अपनी पहली कॉलोनी इस्टेब्लिश की थी इंडिया में। तो ये थी फ्रेंच के आने के, फैक्ट्री लगाने से लेकर के कॉलोनीज इस्टेब्लिश कहाँ पे की, ये इसकी कहानी हो गई। और यहाँ देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको क्लियरेंस हो जाएगा। लाइव चैट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें लिखिए अगर नहीं आ रहा है कुछ समझ में तो। अब बात करते हैं आगे पौंडीचेरी की। फ्रेंच का जब भी हम जिक्र करते हैं तो जैसे कि सबसे पहला जो नाम हमारे जिक्र में आता है पौंडीचेरी का। जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, बहुत सारे पोर्टुगीज़ का सबसे पहले हम जिक्र जैसे ही नाम सुनते हैं, किसका नाम ध्यान में आता है, भारत के किस शहर का नाम ध्यान में आता है, गोवा। इंग्लिश का नाम लेते हैं तो इंग्लिश पे तो पूरा पूरा आता है, लेकिन बॉम्बे का नाम आता है सबसे पहले जहन में। तो इसी फ्रेंच का जब हम नाम लेते हैं ना, तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वह है पौंडीचेरी। ये पौंडीचेरी की स्थापना फ्रेंच के लोगों के द्वारा की गई थी भारत में। ये पहले, उससे पहले पौंडीचेरी नहीं था, इसकी स्थापना भी थी। और इसको नर्व सेंटर भी बोला जाता है फ्रेंच का। या जैसे हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम होता है ना, ये नर्व हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, ये उतना ही इम्पोर्टेंट था फ्रेंच पीपल्स के लिए ये पौंडीचेरी करके ये जगह। इनका एक तरह का हेडक्वार्टर था ये, यहीं से इनका सारा बिजनेस सब कुछ हुआ करता था इंडिया में। तो ये अब इसकी कहानी हम देख लेते हैं कि पौंडीचेरी कैसे बना और फ्रेंच का ये मुख्य पॉइंट कैसे हो गया। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूँ 1673 में हुआ क्या था। 1673 में ये शेर खान लोधी, जो कि गवर्नर थे कहाँ के, वालीकोंडापुरम के गवर्नर थे शेर खान लोधी। और ये किसके अंडर में आता था, वालीकोंडापुरम उस समय आता था बीजापुर सुल्तान के अंदर में, सुल्तान के अंदर में, बीजापुर के। तो उन्हीं के अंदर में ये थे। इन्होंने जो फ्रांसिस्कोस मार्टिन थे, उन्हें, जो कि डायरेक्टर थे मसूलीपट्टनम के फैक्ट्री के, यहाँ आप देखिए ब्रैकेट में जानबूझ के लिखा है मैंने, डायरेक्टर ऑफ मसूलीपट्टनम फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ देखिए कंफ्यूज होंगे। ये एक फ्रांसिस्कोस यहाँ भी थे,
जो कि सूरत में फैक्ट्री लगाई थी। और फिर मैंने आपको बताया था मछलीपट्टनम में 1669 में मरकरा करके थे, जो कि फ्रांसकोइस, उनका भी नाम था फ्रांकोइस ही, उन्होंने फ्रेंच के लिए अपनी पूरी जीवन न्यौछावर कर दिया था, समर्पित हो गए थे। तो उनका भी नाम फ्रांसकोइस मार्टिन ही था। तो इसलिए इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। इसलिए यहाँ मैंने लिखा डायरेक्टर ऑफ मछलीपट्टनम फ्रांकोइस मार्टिन, जो कि मछलीपट्टनम के डायरेक्टर थे। उनको हाँ, उनको प्रॉमिस कर दिया, एक ग्रांट कर दिया, एक साइट, एक जगह दे दी सेटलमेंट के लिए। ये वालिकोंडमपुरम में एक जगह दे दी कि भाई आप यहाँ सेटलमेंट ले लो, परमानेंट रहो, हमें कोई समस्या नहीं है, आराम से जीवन अपना व्यतीत करो। इससे फ्रेंच को बहुत अच्छा बूस्टअप मिला कि भाई ये तो बहुत अच्छा बात है, हमको ये जगह मिली है। और इसी के तहत जो जगह इनको साइट दिया गया था, जो साइट, उसी साइट का इन लोगों ने नाम रखा पौंडीचेरी, और इसकी स्थापना की 1674 में। 1674 पौंडीचेरी की स्थापना, जो साइट इन्होंने ग्रांट किया था उसी साइट का नाम रख दिया। और 1674 में हुआ ये इतनी बड़ी उपलब्धि देख के मार्टिन का, फ्रेंच के गवर्निंग काउंसिल्स जो थे बहुत खुश हुए। और जो कैरन उनके गवर्नर थे, फ्रेंच गवर्नर इंडिया में, उसके जगह पे मार्टिन को रख दिया उन्होंने फ्रेंच गवर्नर, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी उपलब्धि जो हुई थी उस समय। तो पौंडीचेरी का देख लिया इतिहास, कैसे एस्टेब्लिश हुआ था वो। शेर खान लोधी से उनको एक ज़मीन दी थी वालिकोंडापुरम में, जो कि जिसको उन्होंने बना दिया पौंडीचेरी, और वहाँ पे कॉलोनी बसा ली अपनी इन फ्रेंच पीपल्स ने 1674 में। ये इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं फ्रेंच का, और आगे क्या करते हैं वो लोग। अभी फ्रेंच जो है, इन्होंने बहुत सारी कंपनी इस्टेब्लिश की थी, बहुत सारी फैक्ट्रीज। मतलब एक फैक्ट्री तो सूरत में थी, एक फैक्ट्री तो मछलीपट्टनम में थी, लेकिन एक दो थोड़ी बहुत सारे फैक्ट्रीज थे इनके, जो कि इनका जो लक्ष्य था अलग अलग शहरों में फैक्ट्रीज लगाना, और लगाया भी इन्होंने बहुत सारे शहरों में। बस जो इनका मुख्य फोकस था, एक मेन फोकस जो बोलते हैं इनका था, वो था हमारा कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन पे इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्री लगाए। जो इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज के नाम हैं, वो बहुत सारे कोस्टल रीजन्स के फैक्ट्री हैं। पर्टिकुलरली कोस्टल रीजन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी कंट्री, किसी भी यूरोपियन कंट्री या यूरोपियन कंपनी के लिए कोस्टल रीजन ही सब कुछ था। आप पोर्टुगीज देख लो, फ्रेंच देख लो, डच देख लो, सबको देखो कोस्टल रीजन वो लोग कैप्चर करना चाहते थे। और इसी संदर्भ में अगर हम सब इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर देखें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे, तो वो थे माहे, कराईकल, बालासोर, कासिम बाजार। ये चार मुख्य ट्रेडिंग सेंटर के रूप में उभरे फ्रेंच के लिए, और इन चार से बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करने लगे वो, और इनका महत्व धीरे धीरे और बढ़ता ही गया। और जब 1674 में पौंडीचेरी का चार्ज फ्रांकोइस मार्टिन ने को मिला, तो उसने पौंडीचेरी को एक प्लेस ऑफ इम्पोर्टेंस में तब्दील कर दिया। मतलब कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसा बोल के कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सब कुछ, अपनी आर्मी हेडक्वार्टर, अपनी फ्लीट, अपने व्यापार का हेडक्वार्टर, खुद जो गवर्नर है वहाँ रहने लग गया। ये इतना कुछ करके उसको एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बना दिया फ्रेंच पीपल्स के लिए। मतलब एक हेडक्वार्टर के रूप में बोला। जैसे हम आज का भारत देश का सबसे इम्पोर्टेंट शहर कौन सा है, तो दिल्ली राजधानी है वो हमारी। इसलिए तो उस समय उस फ्रेंच के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बना दिया था पौंडीचेरी को, और बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजीशन बना दिया था फ्रेंच के लिए। लेकिन इस पर बहुत विवाद हुआ बाद में। मतलब विवाद क्या, मतलब बहुत क्राइसिस इनको झेलना पड़ा। पौंडीचेरी एक बार निकल भी गया इनके हाथ से, फिर इनको मिला, ऐसे निकला मिला, ऐसा सिलसिला चलता रहा इनका। अप्स एंड डाउन्स बहुत आए। फ्रेंच को जो है ना, इंडिया में एक प्लेन रोड नहीं था इनके लिए कि प्लेन रोड पे गाड़ी चल रही है। इनके लिए बहुत अप्स एंड डाउन्स था, क्योंकि ये लेट आए थे इंडिया में, और इनके आने के पहले ही बहुत सारी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ का दबदबा हो चुका था। डच थे, पोर्टुगीज थे, इंग्लिश मैंस का तो काफ़ी हद तक दबदबा हो चुका था, ब्रिटिश मैंस का यहाँ पे इंडिया में। तो इनके लिए प्लेन रोड कभी नहीं रहा, इनको मुसीबतें झेलनी पड़ी। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं,
इंडिया के बाहर भी वर्ल्ड पोजीशन पे इनको मुसीबतें झेलनी पड़ी। फ्रेंच को मुख्यतः समझने के लिए हमको एक वर्ल्ड हिस्ट्री लेवल पे सोचना पड़ेगा, तब हम फ्रेंच को समझ पाएंगे, क्योंकि ये एट अ सिंगल टाइम ये दो मुहाने पे फेस कर रहे थे कि अपना वो यूरोप में भी स्पेनिश का हो गया था सक्सेशन, उसमें भी लगे थे, फिर इंडिया में के भी क्राइसिस पे लगे थे। तो इनका बहुत सबसे मुश्किल बोलते हैं अगर किसी यूरोपियन कंपनी ने झेली है तो इन फ्रेंच ने झेली थी। तो अभी देखते हैं क्या मुसीबतें थी, कैसे थी। बहुत सारे झटके भी लगे थे इसको, शुरुआती ज़्यादा दिन इनका रहा नहीं था प्रभाव, शुरुआती झटके लगे थे। उन झटकों को देख लेते हैं। अर्ली सेटबैक्स ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब शुरुआती झटके, क्या क्या झटके लगे थे इनको। तो इनका जो पोजीशन था पौंडीचेरी को अपने हाथ में लेने के बाद तो स्ट्रांग हो ही गया था, लेकिन ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। किससे? जो कि वार हुआ था डच और फ्रेंच के बीच में। इसमें डच फ्रेंच को हरा दिया था, इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था। अब आप लोग सोचो कि डच ने फ्रेंच को कैसे हरा दिया। तो डच अकेले ने था, डच को अलायंस की मदद मिली थी, और उस अलायंस, एक्चुअली अलायंस नहीं बोल सकते, ग्रैंड अलायंस था। उस अलायंस में कौन कौन थे? तो देखिए उस अलायंस में कौन कौन थे, यहाँ मैंने लिखा है। इंग्लिश, स्पेन, एम्पायर लियोपोल्ड और डच, इन 4 लोगों की वो अलायंस थी। इन अलायंस की मदद से डच ने फ्रेंच को हराया था और कैप्चर कर लिया था पौंडीचेरी को 1693 में। पौंडीचेरी को, जो कि गर्व था फ्रेंच का, जो कि अभिमान था फ्रेंच का, जिससे पहचान हुआ करती थी फ्रेंच पीपल्स की। तो ये सबसे बड़ा झटका दिया था डच पीपल्स ने फ्रेंच को कि पौंडीचेरी को 1693 में इन लोगों ने कैप्चर कर लिया। इससे बड़ा झटका हो ही नहीं सकता था फ्रेंच को, क्योंकि इनका अभिमान, इनका गुरूर इनसे ले लिया गया था। और थोड़ा ग्रैंड अलायंस के बारे में हम जानते हैं। ग्रैंड अलायंस बना क्यों था? इंग्लिश, स्पेन, एम्पायर लियोपोल्ड और ये डच का ग्रैंड अलायंस था। एक्चुअली ना 9 वार्स हुए हैं अपने, अगर आप देखेंगे ना 9 युद्ध हुए हैं युद्ध स्तर पे, एक ही जगह, इंडिया में नहीं, युद्ध वर्ल्ड वाइड 9 युद्ध हुए थे फ्रेंच के बीच में और ये ग्रैंड अलायंस के बीच में। इन दोनों के बीच में यूरोप में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, इन अलग अलग जगह कुल मिला के 9 युद्ध हुए थे। उसमें से एक ये भी था कैप्चरिंग द पौंडीचेरी में, एक यहाँ, तो बाकी 8 अलग अलग देशों में हुए थे। ये 9 युद्ध हुए थे लगभग कितना 4-5 सालों के अंतर पे हुए थे। और ये जो युद्ध में था, एक तरफ था ये ग्रैंड अलायंस और एक तरफ थे फ्रेंच। तो इससे नुकसान दोनों का हुआ। नुकसान हुआ था इंग्लिश भी, ये इन ग्रैंड अलायंस का भी और ये फ्रेंच का भी। लेकिन फिर भी अगर हम देखें ओल्ड वे कि ग्रैंड अलायंस को नुकसान पहुंचाया था फ्रेंच ने। मीन्स हाउ स्ट्रॉन्ग वाज द फ्रेंच, कितने स्ट्रॉन्ग थे फ्रेंच कि इन्होंने ये ग्रैंड अलायंस, जो कि इंग्लिश, स्पेन, एम्पायर लियोपोल्ड और डच के मिले हुए थी, इनको नुकसान पहुंचाया था। उसमें खुद भी तो नुकसान झेली, लेकिन इनको भी पहुंचाया। तो क्या स्पिरिट थी इनकी, क्या इनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड पॉइंट्स थी। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है एक्चुअली, ये अलायंस और फ्रेंच के बीच का वार। तो ये हम वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये 9 युद्ध जो हुए थे, ये 9 युद्ध के कारण क्या थे, कैसे हुए थे। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, तो इसको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना ठीक होगा। अभी हम इंडियन हिस्ट्री देख रहे हैं, तो इंडियन हिस्ट्री में देखते हैं क्या कितना महत्व का था, उतना देख लिया। अब आगे चलते हैं। 1693 में डच ने पौंडीचेरी कैप्चर कर लिया और फिर 1697 में पौंडीचेरी को, फ्रेंच को पौंडीचेरी वापस मिल गया। कैसे? ट्रीटी ऑफ रिस्विक में। एक समझौता हुआ, रिस्विक का समझौता बोलते हैं। ये समझौता हुआ था युद्ध विराम के लिए। किन के बीच में? यही जो ग्रैंड अलायंस और फ्रेंच के बीच में युद्ध चले थे, इस पे युद्ध विराम के लिए, तो पीस ऑफ रिश्विक भी बोलते हैं, रिश्विक की शांति का समझौता ये हुआ था दोनों का युद्ध रोकने के लिए, क्योंकि जान माल का बहुत नुकसान हो रहा था। ये समझौता इंटरनेशनल समझौता था, ये इंडिया में नहीं हुआ था, ये यूरोप में ही हुआ था कि अब ये युद्ध विराम लगेगा, अब युद्ध नहीं होगा। तो उसी के तहत ये पौंडीचेरी फ्रेंच को वापस सौंप दिया गया। उसमें बहुत सारी डील्स हुई थी कि फ्रेंच ने भी जो इलाके लिए थे कुछ दे देगा और इन्होंने भी जो लिए थी वापस दे देगा। तो उसमें जो इन्होंने लिया था पौंडीचेरी, इन्होंने वापस दे दिया फ्रेंच को, और फ्रेंच को अपना गुरूर, अपना शान वापस मिल गया ट्रीटी ऑफ रिस्विक के समझौते से, जो कि 1697 में हुआ था।
और जैसे ही पौंडीचेरी वापस मिला फ्रेंच को, तो वंस अगेन मार्टिन इतना इतना बेहतरीन गवर्नर था बोलते हैं वो फ्रेंच का, कि वो फिर से अपना दम पे पौंडीचेरी को फ्लोरिश किया, उसको उसी पोजीशन पे दोबारा लाया जिस पोजीशन पे वो पहले था। वापस से पौंडीचेरी की वही शान आन सब आ गई वापस कुछ ही समय में। तो ये हुआ था आपको झटके कुछ। ये देखिए अप्स एंड डाउन हुआ ही ना, पहले फैक्ट्री पौंडीचेरी गया, फिर पौंडीचेरी मिला, लेकिन बोलते हैं ना किस्मत के मारे कहाँ तक जाएंगे। ये फ्रेंच लोगों की किस्मत में ही पता नहीं क्या था, बार बार कोई ना कोई मुसीबत आ ही रही थी। अब देखिए ये एक मुसीबत शांत हुई, पौंडीचेरी मिल गई है, समस्या हल हुआ, लेकिन अब एक मुसीबत क्या आ गई कि जो वहाँ क्या हुआ था, वार ऑफ स्पेनिश सक्सेशन यूरोप में हो गया। जब ये ग्रैंड अलायंस ख़त्म हुआ तो स्पेन जो थे, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री का ही टॉपिक है लेकिन बता देता हूँ। जो स्पेन जो थे, स्पेन वो उन्होंने सोचा कि मैं पूरे यूरोप पे कब्जा करूँ, अदर यूरोपियन कंट्री पे। तो वार ऑफ सक्सेशन वहाँ चालू हो गया, स्पेन एक एक करके सभी कंट्रीज़ पे हमला करने लग गया। तो फ्रांस अब यहाँ इंडिया को देखे, अब होता है ना कि अपना घर बचाऊं कि दूसरे वहाँ जाऊं अपना दूसरा बचाने के लिए। पहले खुद का घर देखोगे ना, तब ना बाहर देखोगे किंगडम। अब देखो जैसे कि मुगल एम्पायर था, दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है, उसको चित्तौड़गढ़ चाहिए, तो अब वो चित्तौड़गढ़ के चक्कर में दिल्ली तो नहीं गवा देगा ना। तो अब क्या इंडिया के चक्कर में वो अपना फ्रांस गवा दे? ऐसा तो नहीं कर सकता था फ्रेंच पीपल्स। तो वही किस्मत के मारे थे, वो स्पेनिश वार का सक्सेशन आ गया, उसके साथ भी एक वार हुआ उनका वहाँ यूरोप में। लेकिन उसके परिणाम स्वरूप उस वार में जीत किसकी हुई है आपको बताऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या हुआ था। जीत तो नहीं हुई थी, कुछ अलग ही डील हुई थी, पर उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इंडिया में उसका क्या अफेक्ट हुआ। जो सूरत, मसूलीपट्टनम और बंटाम में फैक्ट्रियां थी फ्रेंच की, उन्हें वो छोड़नी पड़ी, मतलब बंद करनी पड़ी, बंद हो गई वो फैक्ट्रियां तीनों को उनको, क्योंकि बहुत कॉमर्शियल क्राइसिस भी आ गए थे, बहुत ये कुछ हो गया था उनके साथ। एक झटका ये और लगा, कुल 2-3 झटके लग ही गए इनको, इसलिए अर्ली सेटबैक्स, कुछ झटके जो लगे थे इनको, जल्दी के झटके, ये कुछ झटके थे ये। तो ये जो पहला फैक्ट्री सूरत, जो पहली फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम, ये और बंटाम है आपको इंडोनेशिया में, ये 3 फैक्ट्री, ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्रियाँ थी, इनको बंद करना पड़ा। तो वही नुकसान तो हुआ, फिर से किस्मत पलटी, और अंत में एक और झटके पे स्पेशल झटका ऑफर 3+1 एक और झटका लगा। फ्रांसकोइस मार्टिन दिसंबर 31, 1706 में मर गया। ये तो सबसे बड़ा झटका था उनके लिए, जो फ्रेंच को इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया। बोलते हैं फ्रेंच को स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने में ये फ्रांसकोइस मार्टिन का ही रोल है पूरा, जो भी फ्रेंच इंडिया में थे। तो ये तो ज़बरदस्त झटका, सबसे बड़ा झटका लग गया कि इसकी मौत हो गई 31 दिसंबर 1706 में। ये इतने सारे झटकों के बाद इनका वापस उभरना फ्रेंच का, ये लगभग असंभव हो गया। अब एक चमत्कार ही हो पाता जब ये वापस उभर पाते इंडिया में अपना वर्चस्व के लिए। लेकिन वो कहावत है ना, हर रात के बाद एक सवेरा होता है, तो इनके लिए भी सवेरा आया। इनको इतने झटके तो लगे, लेकिन एक सवेरा भी आया। वो सवेरा कैसे आया? उन सवेरे के नाम थे लेनोर एंड डूमस। ये 2 लोग ने फिर से उनकी फ्रेंच की ताकत को इंडिया में उतना ही मजबूत कर दिया जितने वो थे। इन्होंने, ये जो 2 शख्स थे लिनोर और डुमस, ये थे फ्रेंच के आपके गवर्नर। 2 गवर्नर आए थे, ये जाने जाते हैं अपनी रॉयल्टी के लिए, एक्टिवनेस के लिए और वाइस के लिए। और 1720 से 1782 तक ये गवर्नर थे, और इन्होंने तो एकदम सुधार फ्रेंच पावर्स को, इन्होंने जो फ्रांकोइस मार्टिन के समय में थी वैसे ही समय ला दी इन्होंने। और इन्होंने किया कैसे ये, तो 1729 में इन्होंने फ्रेंच कंपनी का रीऑर्गेनाइजेशन किया। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उसका जो संविधान था, उसका जो नियम कायदा था, इसमें तो टोटल थिंग्स A to Z
इन्होंने रीऑर्गेनाइज कर दिया, शुरू से शुरू किया सब कुछ, और उसका नाम भी बदल के फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का रख दिया, परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज़। और अपने स्ट्रेंथ को उन्होंने फिर से रिवाइव किया और बहुत सारे चेंजेस लाए इन लोगों ने। अब ये यहाँ के लोकल रूरल से बातचीत भी करते थे, समझ के लेते थे सब कुछ, और ये इनमें इसको उनको बहुत मदद मिली इन सब चीज़ों से इनको। तो इसलिए इन दो शख्स का, महानुभावों का, फ्रेंच में बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतने सारे झटकों के बाद इन्होंने फिर से फ्रेंच पावर को उभारा इंडिया में 1729 में। और ये दो लोग गवर्नर थे 1720 से 1742 तक। ठीक है, ये थे आपके फ्रेंच के बारे में ना। अभी देखिए ये फ्रेंच का टॉपिक तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ज़्यादा हो रहा है, आज इतना ही देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एंग्लो फ्रेंच वार, या फिर जिनको कार्नेटिक वार्स के नाम से जानते हैं हम लोग, वो देखेंगे। ये तो उभर गए ना फिर, लेकिन हमको तो अंत देखना था, होता है कि अंत कैसे होता है अंत तक। तो अंत हम अब अगले क्लास में देखेंगे, वो क्योंकि बहुत बड़ी टॉपिक है अंत इनका। ऐसा नहीं था एक झटके में अंत हो गया, बहुत लंबा वार हुआ, कार्नेटिक्स वार में बोलते हैं उसको, थोड़ा आइडिया देता हूँ आपको। कार्नेट 3 वार हुए थे, कार्नेटिक वार 1, कार्नेटिक वार 2, कार्नेटिक वार 3, ऐसे करके 3 वार हुए थे। किनके बीच में? एंग्लो फ्रेंच वार, मतलब इंग्लिश और फ्रेंच पीपल्स के बीच में। और तब जाकर के इनका पावर पूरी तरह से इंडिया से ख़त्म हुआ था और इंग्लिश पावर्स का राइज हुआ था। तो ये अब हम अगले क्लास में देखेंगे। यहाँ भी विराम देते हैं यहाँ आज की क्लास को। समझ में तो आ रहा है ना आप सबको? अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।